हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इरुटेडिया की ओर से बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट का नया बुक मार्केट में आ चुका है। यह जो प्रैक्टिस सेट है इरुटेडिया को अब वॉल्यूम 2 होगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसका नया बुक मार्केट में आ चुका है और इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इस बुक के सभी क्वेश्चन पूर्णतः बिहार एसएससी के नवीन पैटर्न पे आधारित है। और इरुटेडिया का बुक बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए हम लोग बिहार एसएससी के लिए इस बुक को फॉलो कर रहे हैं और इससे हम लोग प्रतिदिन एक एक सेट को कंप्लीट करेंगे, रिविजन करेंगे। तो आज हम लोग इसका सेट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में हम लोग हर क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 6.5 pH मान वाले एक विलयन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि 6.5 pH मान वाले एक विलयन में अगर हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ बूंद को मिलाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव जो हो जाएगा कि विलयन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान घट जाएगा। ऐसा क्यों होगा? तो सबसे पहले जो 6.5 pH मान है यह अम्लीय है। 7 से जो भी कम होता है वैल्यू वो अम्लीय होता है। तो विलयन जो पहले खुद अम्लीय है और उसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्लीय है उसे मिला रहे हैं तो यह अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान भी घट जाएगा। तो ऑप्शन ये सही है। आगे देख लीजिए, दूसरा नंबर है रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है। तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें रंग में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है और गैस भी बनता है और ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। 3 नंबर है कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक फाइबर है, इससे 3 हो जाएगा। पीवीसी क्या है? तो पीवीसी एक थर्मो प्लास्टिक है और बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 का 3 हो गया, 2 का 1 और 3 का 2 है। 4 नंबर क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है। तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है। अगर वोल्ट की बात कर ले तो वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये जो है विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल कार्य या ऊर्जा की इकाई जूल है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था और इन्हें 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है किससे। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है। कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण लाखों वर्ष पहले जीवित जीवों के मृत अवशेषों से हुआ था। आगे देखते हैं 7 नंबर है कि एम्फीबिया क्या है। एम्फीबिया किसे कहते हैं? तो एम्फीबिया उसे कहते हैं, उस जीव को कहते हैं जो जल एवं स्थल दोनों पर रहने में कंफर्टेबल हो। जैसे कि मेढक जो है जल और स्थल दोनों पे रह सकता है तो उसे एम्फीबिया कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। मशरूम में पाया जाने वाला पोषक का साधन क्या है? तो इसके जो पोषक का साधन है वो है मृत परजीवी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस मौसम में चलता है? तो जो पेंडुलम घड़ी तीव्रता से चलता है वह है शीतकाल में। शीतकाल में पेंडुलम घड़ी सबसे तेज से चलता है। क्योंकि पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि वही ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के दिनों में इसका आवर्त पथ और आवर्त काल बढ़ जाता है, इसलिए वह गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु में धीमा हो जाता है। आइए देखते हैं 10 नंबर, ये ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसका। तो ऊष्मीय आयन सिद्धांत एम.एन. साहा के द्वारा दिया गया है। इनका पूरा नाम मेघानंद साहा है। इन्हीं के द्वारा ऊष्मीय आयन सिद्धांत दिया गया है। सीवी रमन के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव सीवी रमन के द्वारा दिया गया है। आगे देखिए 11 नंबर, ताप बढ़ने के साथ द्रव के श्यानता क्या होता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपके द्रव की श्यानता घटती है। श्यानता मतलब इसको इंग्लिश में विस्कोसिटी कहा जाता है और अगर सिंपल भाषा में समझे तो श्यानता का मतलब गाढ़ापन हो गया। अगर तापमान बढ़ाइएगा तो किसी द्रव का, किसी लिक्विड का गाढ़ापन घट जाता है, इसीलिए गर्मियों के दिनों में चाशनी का गाढ़ापन कम जाता है। आगे देखिए 12 नंबर की कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य तरल पदार्थ को ही साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए 13 नंबर,
निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता है, यानी कौन से वह व्यक्ति है जिन्होंने अपने बेटे के साथ साथ बाप को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उनका नाम है विलियम हेनरी ब्रैग। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 14 नंबर है, एक सितार में किस प्रकार के ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, तो सितार में अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंग दोनों प्रकार के तरंगे उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। अगर किसी ध्वनि की तीव्रता को अगर कम करना है तो उसके ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो रात्रि दृष्टि उपकरण में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो उसमें अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसे इंफ्रारेड वेव भी कहा जाता है। आगे देखिए 17 नंबर है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो जो सबसे अधिक ऊर्जा होता है वह एक्स किरण का होता है, तो सबसे कम ऊर्जा रेडियो तरंग का होता है। चलिए आगे देखिए 18 नंबर के ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई बंधन एंड बॉन्ड कितने होते हैं। तो इसमें जो होता है कि सिग्मा के 2 बॉन्ड होते हैं और पाई का एक आबंध होता है। यहाँ पर देख लीजिए, इसे इस तरह से फिगर से ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे सिग्मा के 2 बॉन्ड और पाई 1 होता है। चलिए आगे 19 नंबर है, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या इंगित करता है। जब विलयन का रंग बदलता है तो यह इंगित करता है कि धारा का रासायनिक प्रभाव, ये धारा के रासायनिक प्रभाव को इंगित करता है, तो ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है। तो श्वसन जो प्रणाली होता है, गैसीय विनिमय होता है, वह श्वसन प्रणाली के एल्वियोली भाग में होता है। अब हम लोग जानते हैं कि एल्वियोली भाग क्या है। तो एल्वियोली वे होते हैं जहां फेफड़ा एवं रक्त श्वसन प्रणाली के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही एल्वियोली पार्ट कहा जाता है। आगे देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में काम करता है। तो जो हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो एयर कंडीशनर के रूप में काम करता है, तो वह भाग हो जाए नासिका। नासिका जो है एयर कंडीशनर के रूप में काम करता है। 22 नंबर देखिए, मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी जो रेगिस्तान में मरुस्थल क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं उसकी विशेषताएं इनमें से कौन सी है। तो इसका आंसर आपको कूट में देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका 3 और 4 सही है। कैसे है कि वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखते हैं। मरुस्थल या रेगिस्तानी क्षेत्र में वैसे ही पौधे उगते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है, इसलिए वह कम पानी को सोखते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है, तो दोनों ऑप्शन सही है। 23 नंबर है कि निम्न मिश्र धातु में से किसमें तांबे की मात्रा सबसे अधिकतम होती है। तो तांबा का जो सबसे अधिकतम मात्रा होता है वह कांसे में होता है। कांसा में तांबा का प्रतिशत कम से कम लगभग 88% तक होता है। और वही बात कर ले पित्तल में, तो पित्तल में 68 से लेके 70% तक तांबा का परसेंटेज होता है। और जर्मन सिल्वर में तांबे का प्रतिशत लगभग 50% तक होता है। और गन मेटल में तांबे का प्रतिशत 85% होता है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर की, आधुनिक आनुवंशिक के जनक की उपाधि किसे दिया गया है। तो आधुनिक आनुवंशिक के जनक की उपाधि ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया गया है, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके ही प्रयोग किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 25 नंबर है कि पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहा जाता है। तो पुष्प के केंद्र के भाग को परागकण कहा जाता है। परागकण कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी। तो जो है माउंट एवरेस्ट की 21,500 फीट से ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला शीतल महाजन बनी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए 27 नंबर है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। यानी इस वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो 2024 में 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। और व्यक्ति कौन कौन है, तो इनमें से सर्वप्रथम एक तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कर्पूरी ठाकुर हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं वीपी नरसिम्हा राव तथा हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। यानी 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया। और अभी तक 2024 तक, मार्च 2024 तक कुल मिलाकर के 53 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। अब देखिए 28वां नंबर की 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो यह जो है स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
स्वामी राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए दिया जा रहा है और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए दिया जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर है कि 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बने। तो इसके 2024 की विजेता क्रिस्टीना पिसजकोवा बने हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए 30 नंबर है भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। बोंगो सागर 2023 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और यह जो बोंगो सागर युद्ध अभ्यास 2023 जो हुआ है वह भारतीय नौसेना और बांग्लादेश के नौसेना के बीच में हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 11th रूल फॉर लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है। 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक का लेखक चेतन भगत है। देखिए आपके हर सेट में या एग्जाम में भी जो 2014 में जो फॉर्म आया था उसका जो एग्जाम हुआ था उसके हर सेट में एक पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित तौर पे था, इसलिए क्वेश्चन से पुस्तक से रिलेटेड लेखक जरूर याद रखें। तो 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक का लेखक है चेतन भगत। आइए देखते हैं ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। 14 डेज के लेखक है मार्गरेट एडवुड। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज के लेखक हैं लेह कोनेन और रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। यह रघुराम राजन और लोहित लांबा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आगे देखिए 32 नंबर है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कनक्लेव 2023 का उद्घाटन किया है। तो मेदांता कनक्लेव 2023 का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री है और इन्होंने 9वीं बार शपथ ग्रहण किया है। चलिए 33 नंबर है कि बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार कुसियावा पंचायत को दिया गया और यह नालंदा डिस्ट्रिक्ट के एकंगर सराय शहर में पड़ता है। चलिए आगे 34 नंबर है कि 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है। तो ये जो अधिकतम संख्या है वह बिहार में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे है 35 नंबर निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डीओ पुरस्कार जीता है। 8वां बैलन डीओ पुरस्कार लियोन मेसी के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 36 नंबर है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो SBI के द्वारा MS धोनी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए 37 नंबर है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। ऑप्शन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन इससे जुड़ा हुआ है। नमक कानून के प्रावधान की अवहेलना। तो दांडी मार्च का मेन उद्देश्य नमक कानून की अवहेलना करना ही था, तो यह भी इससे जुड़ा हुआ है। पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना, यह भी इसके से जुड़ा हुआ था। लेकिन विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना दांडी मार्च का बिल्कुल भी कहीं से भी उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग कुछ दांडी मार्च के बारे में जान लेते हैं कि दांडी मार्च का शुरुआत 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया और यह खत्म हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। और 6 अप्रैल 1930 से या फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हो चुका था। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा कर अरब सागर के तटवर्ती शहर दांडी में जो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर समाप्त किया गया था। चलिए आगे है 38 नंबर है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया। तो शाह ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खां को दिया गया था जो बहादुर शाह का सेनापति था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए 39 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई है। तो चारों ऑप्शन में से आपका रहनुमाई मजदाइनी सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया और इसकी स्थापना 1 अगस्त 1851 ईस्वी में किया गया था। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था और यह किया गया था आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में किया गया और यह किया गया था अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में किया गया और इसकी स्थापना श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना 1 अगस्त 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में किया गया अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा और सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया। चलिए आइए देखते हैं 40 नंबर
कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन 1927 में पुणे में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया था अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का। 41 नंबर है कि भारत के ब्रिटिश नीति का गुजरात सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो सिद्धांत था यह एच.डी. देवगौड़ा के काल में प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 42 नंबर है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है। तो बौद्ध भिक्षुओं को संघ में रहने के लिए जो नियम बनाया गया था वह नियम का संकलन विनय पिटक में किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ और गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था, जिसका कार्यकाल 240 से लेकर 280 ईस्वी तक था। आगे देखिए 44 नंबर की किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है। तो जो विशाल हाथी स्थापित किया गया वह किया गया था संकीसा स्तंभ पे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे वीडियो बनाने में और प्रोत्साहन मिला और आपके लिए सभी बुकों का रिव्यू या रिविजन करवा सके। तो चलिए देखते हैं 45 नंबर कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे और यह करीब आपको 5 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1941 से लेकर लगातार यही अध्यक्ष रहे थे 5 वर्षों तक। आगे देखिए 46 नंबर है पांडुलिपियों का क्या महत्व है। तो पांडुलिपियों का जो महत्व है वह हो जाएगा प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा के लिए, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति के लिए और धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों के चर्चा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर की अगर बात कर ले तो निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। तो जो अफगानी मूल का था वो था लोदी। लोदी वंश का संस्थापक जो बहलोल लोदी था वो अफगानी मूल का था, बाकी सभी आपका तुर्क सुल्तान थे। आगे देखिए भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है वो किसके द्वारा किया गया था। जो भारत में प्रथम जो था शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित मकबरा था जो बलवन का मकबरा था, यह दिल्ली में निर्मित किया गया था। बलवन का ही मकबरा था जो शुद्ध इस्लामी शैली पर निर्मित है, बेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। तो उस कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ही वो कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो की अगर बात कर ले तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंदी अथवा हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था और अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। चलिए आइए देखते हैं 50 नंबर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सभी घटनाओं का डेट को हम लोग लिख लेते हैं कि तराइन का युद्ध कब हुआ। तो तराइन का युद्ध 1192 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में किया गया था और इसी के बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का खिलजी वंश का शासक बना। अफगानपुर संयंत्र की बात करें तो यह जो हुआ था यह 1325 में हुआ था और इसके बाद आपका मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 2, 1। आगे देखिए 51 नंबर है कि पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन कराता है। तो इसके प्रधान या प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं 52 नंबर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इसको जो शामिल करने का जो उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। एक हरी नागरिकता की अगर बात कर ले तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो एक गैर संघीय लक्षण का उदाहरण है। भारतीय संविधान के संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए 54 नंबर है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और इसका जो पहला बैठक था वह 9 दिसंबर
1946 को हुआ था, जिसके इसके अध्यक्ष जो थे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है? तो जो 19 स्वतः निलंबित होता है यह अनुच्छेद 259 के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत के प्रधानमंत्री क्या हो? तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, और यह न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की जब दूरी अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, जो 4 जुलाई को होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होता है तो उसकी दूरी क्या होती है? तो इसकी दूरी 14.71 करोड़ किलोमीटर होता है। और जब अधिकतम दूरी होता है तो इसकी दूरी 15.21 करोड़ होता है। यहाँ से एक बात और जान लीजिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए 58 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगता है। अगर देखिए 59 नंबर है, इसको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका जनजाति का समूह दिया गया और दूसरी तरफ देश दिया गया। देखिए यूट्रिडिया के द्वारा जो बुक में जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो हम ये नहीं करें कि आंसर गलत दिया गया, मिस्टेक्स है, गलत हो सकता है। तो हम आपको इसका सही मिलान करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि यहूदी जनजाति इजराइल में पाई जाती है, टेडा जो है टेडा यह लीबिया में पाया जाता है, और बेजा मिस्र की जनजाति है, और लूर ईरान की जनजाति है। तो इसका सही आंसर यही है। बाकी ऑप्शन में आपका कोई ऐसा सही मिलान नहीं दिया गया है, मिस्टेक से प्रिंट हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 60 नंबर है, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई देता है? निम्नलिखित मेघों में से कौन सा मेघ सबसे ऊंचे हाइट पे दिखाई देता है? तो वह मेघ हो जाएगा पच्छाव कपासी मेघ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नीचे 4 नदी के नाम दिया गया है। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम, यानी सबसे लंबा पहले और सबसे छोटा बाद में लिखे। तो सबसे पहले हम इन नदियों की लंबाई को हम लोग नोट कर लेते हैं। महानदी की लंबाई हो गया 851 किलोमीटर। कृष्णा की अगर बात कर ले तो कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है, और गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। अब यहाँ से आप लोग आसानी से इसे मिलान कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। फिर आपका आ जाएगा कृष्णा 1400 किलोमीटर, फिर आ जाएगा नर्मदा 1312, और लास्ट में आ जाएगा महानदी, जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। 62 नंबर है कि भारत के क्षेत्रीय सीमा ने तट के कितने समुद्री मील यानी किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैला हुआ है? तो यह 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अगर किलोमीटर में अगर बात कर ले तो यह लगभग 21.9 किलोमीटर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है यानी गलत है? तो इसका पीर पंजाब श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। कंचनजंगा यह जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, यह बिल्कुल गलत है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, और करेवा कश्मीर हिमालय में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा लघु हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नहीं आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 65 नंबर है कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है किसको? तो यह निर्यात और आयात बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 66 नंबर की अगर बात करें तो किसी बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा कब किया? तो इसकी घोषणा यूनियन बजट 1992-93 में किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे? तो रामसर सम्मेलन में जो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है। तो ये सब ऑप्शन के अनुसार है। ये ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, फिर आंसर आपको मिल जाएगा। तो रामसर जो है आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। आगे देखिए हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सभी जैविक यौगिक अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं यानी गलत मिलान किया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि एस्पिरिन एक निश्चेतक नहीं है बल्कि एक दर्द निवारक दवा है। बाकी आपका सभी सही मिलान है। आगे देखिए 70 नंबर, बेसल कन्वेंशन प्रदान क्या करता है? तो यह विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी करता है।
इसी को बेसल कन्वेंशन कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर कि जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए एक मापदंड है। 72 नंबर क्वेश्चन है वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी हनोई है। ऑप्शन सी सही है। आइए तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ये तीनों ऑप्शन में किस देश की राजधानी का नाम दिया गया है। लुसाका है जो है जाम्बिया की राजधानी है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। और निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी, निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। चलिए आपको चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गया। तो आइए 73 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्त करता है? तो परमवीर चक्र से जो पहले प्रदान किया गया सर्वप्रथम वह सोमनाथ शर्मा को दिया गया था 1947 के युद्ध के समय। आगे देखिए 74 नंबर है कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? तो यह जो निकाय है वह है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का 75 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है? तो इन चारों ऑप्शन में से शिखर धवन को अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजीव गांधी खेल रत्न के तहत प्राप्तकर्ता को 25 लाख रुपए नकद राशि दिया जाता है। तो चलिए हमारा सेट नंबर 1 जो हम सिर्फ जीके और जीएस के प्रश्नों का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये खत्म होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस बुक का मैथ और रीजनिंग का भी डिस्कशन करें तो आप कमेंट करिए, हम इसका भी वीडियो अपलोड करवा देंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।